नमस्ते। मैं दीपांकर दास अंडमान निकोबार से हूँ और रूरल एरिया में इनोवेशन काम करता हूँ और सोशल वर्क भी करता हूँ। कॉलेज में स्कूलों में जाके बच्चे लोग को मोटिवेट करता हूँ इनोवेशन पे और सोशल वर्क भी करता हूँ। तो ऐसा कुछ आज हम लोग जो सोशल वर्क करते हैं उनसे मिलने वाले हैं। तो ये जो सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है और बहुत इंटरेस्टिंग सेशन है। तो ये जो आज के सेशन है आप जरूर देखिएगा एकदम एंडिंग तक। तो आपको समझ में आए कि हम लोग का जो इंडिया का यूथ है कितना अच्छा अच्छा काम कर रहा है, लेकिन हम लोग को पता भी नहीं। इंडिया में हर कोने में कहीं ना कहीं बहुत अच्छा अच्छा काम कर रहे यूथ, जो इंडियन यूथ है, और बहुत कम एज में काम कर रहे हैं उन लोग, और बहुत कम एज से ये जो काम है सोशल वर्क बहुत कम एज से काम कर रहे हैं। तो आज उनसे हम लोग मिलने वाले हैं जिनका नाम है अंजू वर्मा। हरियाणा का है। इन्होंने चाइल्ड लेबर को ऊपर काम करते हैं। जो चाइल्ड मैरिज होते हैं उसके ऊपर काम करते हैं। तो ऐसा बहुत टाइप के सोशल वर्क करते हैं। तो हम लोग आज उनसे बात करने वाले हैं और ढेर सारे बात करेंगे हम लोग उनका जर्नी का, क्या क्या प्रॉब्लम आए उनका जब स्टार्ट किया है स्टार्टिंग में, और उनका जो अपना खुद का लाइफ है वो कैसे मैनेज करते हैं। ये सब भी टाइम देते हो और पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो बहुत ही कम एज है, तो ये आज सेशन बहुत इंटरेस्ट होने वाला है। तो आप आज ये जो सेशन है पूरा एंडिंग तक देखिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज जिनसे हम लोग मिलने वाले हैं बहुत आपको पसंद आएगा। और उनका जो काम है तो आप भी शौक होंगे कि इंडिया में हर कोई कोना पे ऐसा काम हो रहा है, लेकिन किसी को पता नहीं। जिनको पता है बस उनको ही पता है। तो मैं वही ट्राई करता हूँ कि जो इंडियन के यूथ है जो कोई कोना पे काम कर रहे हैं, भले कोई जानते नहीं, तो मैं वही जानने की लोग कोशिश करता हूँ कि देखे दुनिया की जो यूथ है उन लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं। और अभी का जो यूथ है उन लोग क्या कर रहे हैं, कैसे करना, कैसे स्टार्ट करेंगे कोई भी काम। तो बस उसका ही मैं ट्राई कर रहा हूँ। अगर आप लोग साथ देंगे तो ये सेशन बहुत इंटरेस्ट होने वाले हैं और इसको मैं आगे लेके जाऊंगा। तो ऐसे काफी सारे मेरा नॉलेज में ऐसे सोशल वर्कर इनोवेटर जुड़ा है। तो उनसे हर दिन मैं बात करता हूँ और उनका लाइफ जर्नी के बारे में बात करता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि उनका जो जर्नी का एक छोटा सा वीडियो है। तो ये वीडियो देख लीजिए, फिर हम लोग उनसे फेस टू फेस बात करेंगे। तो आइए हम लोग ये जो उनका छोटा सा एक वीडियो है वो देखते हैं कैसे काम करते हैं। बच्चों अभी क्या करना है कि मैं आप लोगों को एक एक करके ये बताना है कि आप लोगों को सपना क्या है। मान लो किसी दिन मैं आप लोगों को एक जादू की छड़ी दे दूं। जादू की छड़ी इन द सेंस में ये बोलूं कि आप लोग जो बोलोगे उसमें मैं आप लोगों की मदद करूंगी, या आप लोगों के पास एक ऐसा मौका मिल जाए कि आप कुछ भी कर सकते हैं। तो आप लोगों के सपने क्या है, आप लोग क्या करना चाहोगे, वो एक एक करके बताना है। बताओगे या नहीं? यस और नोट? यस, ठीक है। सबसे पहले सुनेहा स्टार्ट करे। सुनेहा बताओ। मैं इनके लिए बहुत अच्छा करना चाहती हूँ, और ये एक बात, और ये कबाड़ है ना, ये चुगते हैं ना, ये छुड़वाना चाहती हूँ। ओ वाओ, आप जो ये कबाड़ चुग रहे बच्चे ये छुड़वाना चाहते हो? हाँ। दैट्स ग्रेट सुनेहा, क्लैपिंग होनी चाहिए यार। नमस्ते, कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ। आप कैसे हैं दीपांकर? जी मैं भी ठीक हूँ। और आपसे मिलना बहुत मेरा तो थैंक यू फॉर आपने आपका जो कीमती समय आप मुझे दिया है। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत थैंक यू सो मच। और आपके बारे में मैंने काफ़ी सारे बात सुने हैं और देखे हैं आपके काफ़ी सारे वीडियो, और आपके जो काम है सोशल वर्क वो मुझे मतलब इतना प्रेरित करते हैं कि मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी ऐसा कुछ करूँ। तो मैं कर नहीं सकता क्योंकि मैं अपना इनोवेशन का काम करता हूँ, और जो जब मिले जिनको हो सके मैं हेल्प करता हूँ। मैं इनोवेशन में काम करता हूँ। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे भी ये सब करना चाहिए। और आप लोग जो आप सोच रहे हैं कि इंडिया में हर कोने पे कहीं ना कहीं कोई चीज इतना अच्छा अच्छा काम हो रहा है हम लोग को पता नहीं। तो मैं वही ट्राई करता हूँ कि जो अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं इंडिया में
तो उन लोगों को सामने लाऊं, और जो हमारा देश में, तो उन लोग देखे कि आप लोगों का काम। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से हैं, और क्या काम करते हैं, तो मैं सिर्फ अगर आप बताएंगे तो। तो थैंक यू सो मच दीपांकर, आपने हमें यहाँ इनवाइट किया। एंड एक बात बोलना चाहूंगी कि आप भी कम नहीं हैं, आप अपने फील्ड में बहुत बेहतर कर रहे हैं और थैंक यू, आपने थैंक यू। बहुत बेहतर किया भी है। तो हमने भी आपको पर्सनली देखा भी है, आपके बारे में सुना भी है। और बेसिकली दी मेरे काम और मेरे नाम के बारे में बताऊं तो मेरा नाम मंजू वर्मा है और मैं हरियाणा से हूँ। एक हरियाणा में एक फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट है, के पास एक विलेज है दौलतपुर, वहां से मैं बिलोंग करती हूँ। सो बेसिकली मेरा जो वर्क है, मैं बुलंद उड़ान की फाउंडर एंड सीईओ हूँ। मेरा जो वर्क है वो ऑल चाइल्ड राइट्स और ऑल विमेन राइट्स के ऊपर है। तो कोई भी जो चिल्ड्रन का या विमेन का कोई भी राइट का हनन हो रहा हो, उनको नहीं मिल रहा हो कोई अधिकार, तो हमारी जो बुलंद उड़ान है वो उनके लिए एक आवाज बनती है और उनकी उड़ान को बुलंद करने में काम करती है। और जो सपने उनके छूट गए किसी चीजों की वजह से, वो सपने उनको फिर से दिखाते हैं और उसी जहां उन्होंने छोड़ दिया था वहां उनको पंख लगाकर बहुत तेजी से उड़ाने की कोशिश करते हैं। ओके, तो ये आपको कैसा आइडिया है कि मुझे ये काम करना चाहिए, और आप कौन सा एज में ये काम स्टार्ट किया? ओके, सो बेसिकली जब मैं 10 साल की थी, 5th स्टैंडर्ड में, मैंने तब स्टार्ट किया था। और ये इसलिए स्टार्ट हुआ क्योंकि मेरे को कहीं ना कहीं मैंने ये सारी चीजें फील किया अपने साथ, मैंने सफर किया। बात कुछ ये थी कि मैं कुछ अपने जब 5th स्टैंडर्ड में थी तो मुझे मौका मिला रिलेटिव के यहाँ जाने का, 1 महीना स्पेंड करने के लिए। और मेरे लिए ये एक सोने पे सुहागा, मैं सोचती थी ऐसा, क्योंकि मेरे को कभी एक होता ना, गर्ल्स को कभी भी विलेज एरिया में, रूरल एरिया में ना घर से बाहर नहीं निकलने देते हैं। सोसाइटी क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, इन सब चीजों के चक्कर में। तो मुझे पहली बार परमिशन मिली कि मैं वहां जाऊं। और वहां जाके क्या हुआ मेरे साथ, मैंने सोचा कि मेरे इतना अच्छा सा मेहमान नवाजी होगी मेरी, इतने अच्छे से मेरी केयर करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 1-2 घंटे हालचाल वगैरह पूछा, लेकिन नेक्स्ट डे से उन्होंने मेरे साथ वैसा काम करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने मुझसे बहुत सारा काम करवाया, चाइल्ड लेबर का शिकार मैं वहां हुई। उसके अलावा मेरे को एक कहते हैं ना कि चाइल्ड अब्यूज में जितने भी टाइप्स है वो सारे के सारे मैंने झेले। मैंने फिजिकली, मेंटली, इमोशनली टॉर्चर किया गया उनके द्वारा मुझे। और 15 फैमिली मेंबर्स थे, मुझे लाइक अ सर्वेंट ट्रीट किया गया फॉर 20 डेज। मैं रही 20 डेज थी, गई 30 डेज के लिए थी, लेकिन वहां रहना मेरा मुश्किल हो गया। वहां पे मेरे साथ और भी बहुत कुछ बुरा हो सकता था, लेकिन मैंने अपने आप को वहां से निकाला। ये मैंने बताने में आपको शायद कुछ सेकंड में बता दिया होगा, लेकिन वो 20 डेज मेरे कैसे बीतते हैं वो हाँ मैं बिल्कुल, जानती हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही। यस यस, मैं जानती हूँ। तो वही चीज है, मैं 20 दिन के बाद अपने घर आई और उन चीजों से मैं, कुछ लोग होते हैं ना कि ऐसे सिचुएशन में बिखर जाते हैं और कुछ लोग निखर जाते हैं। तो मेरे केस में मैं निखर गई, क्योंकि उन चीजों को मैंने अपनी लाइफ में देखा और अपनी आंखें खुली रखी। तब मैंने देखा कि अरे ये मेरे साथ नहीं, ये और भी लड़कियों के साथ हो रहा है। और जब मुझे पता चला कि ऐसे ऐसे राइट्स बने हुए हैं बच्चों के लिए भी, और ये सब कानूनी अपराध है जो मेरे साथ हुआ है, मैं आवाज नहीं उठा पाई। मैं उस टाइम, मेरे को कोई मदद करने वाला नहीं था। लेकिन अभी कोई ऐसी सिचुएशन में जाता है तो मुझे तो पता है ना कैसा फील होता है। तो फिर मैंने उनके लिए आवाज उठाना स्टार्ट किया। आपका कहाँ से आप स्टार्ट किया, आपके गांव से? जी, मैंने मेरे गांव से स्टार्ट किया। तो फर्स्ट जब आप स्टार्ट किया, क्या आपको दिक्कत हुआ, प्रॉब्लम आया? ओके, बेसिकली क्या था, जब मैं थोड़ा टाइम बीता, वो कुछ महीने कुछ टाइम बीता, तो उस टाइम क्या हुआ, कुछ गर्ल्स थी और वो मेरे गांव के थोड़ा सा बाहर वाली साइड से आती थी। 2-3 किलोमीटर उनका था वहां से। तो वो लड़कियां आई और उनका डेली, मैं क्लास की मॉनिटर थी, तो डेली उनका होमवर्क अनकम्प्लीट रहता था। तो पहले क्या होता था, आजकल तो पनिशमेंट देना या बैन है, पहले टीचर थे कि पनिशमेंट देते थे, हैंड रेस करके चक्कर कटवाते थे ग्राउंड में, डंडे मारते थे हाथों पे। तो उनको डेली पनिशमेंट मिलती थी। तो मैं क्लास की मॉनिटर होने के नाते मेरा फर्ज था कि एक बार मैं उनसे पूछूं, बात करूं। तो मैंने उनसे बात किया। तो मैं थोड़ा, क्योंकि उस टाइम इतना नहीं होता, तो मैंने थोड़ा फ्रेंडली वे में बोला। मैंने कहा, अरे रोज रोज तुम काम नहीं कंप्लीट करके आती, मार खाने में मजा आता है क्या? ठीक है। तो
अब बताओ, मतलब आप आग के अंदर घी डालोगे तो आग तो बढ़ेगी ना, कम थोड़ी बिल्कुल। होगी। नहीं नहीं। तो उनको क्या हुआ, क्योंकि हाथ लाल हो चुके थे, डंडे खाए हुए थे उन्होंने, और ऊपर से मैंने ये बोला कि मजा आता है क्या, तो उनकी पंजाबी लैंग्वेज थी, वो मेरे हाँ। पे चढ़ गई, दोनों तीनों कजन सिस्टर और बहनें थी, वो मेरे पे चढ़ गई, उन्होंने मेरे को पंजाबी में इतनी गालियां दी, पंजाबी समझ तो नहीं आती थी, लेकिन गाली किसी भी लैंग्वेज में दे दो, एक्सप्रेशन से समझ आ जाता है कि कुछ गलत बोला जा रहा है। बिल्कुल सो बिल्कुल। उन्होंने मुझे यही बोला कि उनको पता नहीं था कि मेरे साथ क्या हुआ है, या मुझे भी रियलाइज नहीं था इनके साथ, क्योंकि मैं इतना ज्यादा उसको लेके बोझ लेके नहीं घूम रही थी जो मेरे साथ हुआ था। हाँ, मुझे मेरे माइंड में था, मैंने माइंड में रख रखा था। तो उन लड़कियों ने मुझे बोला कि तुम्हें तो तुम्हारे पेरेंट्स पढ़ने के लिए टाइम दे देते हैं, सारा दिन बुक हम्म। खोल के पढ़ते रहते हो, ठीक है, अच्छे मार्क्स भी ले लेते हो, पढ़ के अच्छे मार्क्स गेन कर लेते हो, ठीक है, तुमसे कुछ करवाते नहीं है, लेकिन तुम लकी हो, बट मेरे पेरेंट्स ऐसे नहीं है। तुम्हें हैरानी होगी यदि मैं कुछ बातें बताऊंगी तो, मैं मुझसे घर का काम करवाया जाता है। आप लोग 6-7 बजे उठते होंगे, लेकिन मुझे, हम लोगों को, जो मेरी बहनें हैं, हम लोगों को सुबह 4:30-5 बजे उठा दिया जाता है। जैसे ही मंदिर मस्जिद में गुरुद्वारे में अनाउंसमेंट होती है तब उठ जाते हैं, और उसके बाद मेरे पेरेंट्स दूसरों की जो जमीन है वो ठेके पे ले रखी है, और वहां चले जाते हैं। हम लोगों को वहां पे सारा घर का काम करना पड़ता है, उनका टिफिन पैक करना पड़ता है, और हम्म। जब भी हम किताबें खोलकर पढ़ने बैठ भी जाए ना, तो हमारे पापा और पेरेंट्स यही बोलते हैं कि तुम ही पढ़ने बैठ जाओगी तो घर का काम कौन करेगा। तो इस बीच में बिल्कुल टाइम नहीं मिलता कि हम पढ़ सके। तो उन्होंने मुझसे पूछा एक बात, पता है अंजू, जब हम घर जाते तो हमारा कोई वेट कर रहा होता है, तुम्हें पता है ऐसा कौन है? तो मैंने बोला कजन ब्रदर सिस्टर होंगे कोई। कहते कि पशु हमारा वेट कर रहे होते हैं, पेट एनिमल्स, ओके। लाइक बफेलो, काऊ, वो हमारा वेट कर रहे होते हैं कि कब वो आएंगे, हमें चारा डालेंगे, नहलाएंगे, धुलाएंगे, दूध निकालेंगे, ठीक ओहो। है। तो हमारे जो पशु है वो भी हमारे ही जिम्मेदारी पे है। तो हमारे बीच बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, और ऊपर से तुम्हें यदि ज्यादा ही चिंता है ना हमारी पढ़ाई की और इन सब चीजों की, हम्म। तो जाके हमारे पेरेंट्स को समझाओ, हमें मत समझाओ, ठीक है। तो ये बात उन्होंने हमें बोली। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे छुट्टी का टाइम हुआ, मैं गांव के स्कूल में पढ़ती थी, तो ज्यादा डिस्टेंस नहीं था मेरे घर से स्कूल तक का। तो जैसे ही मैं आई अपने, तो ऐसा होता ना कि फिल्म में बैकग्राउंड में ना वो साउंड चल रही होती है जो आपको सबसे ज्यादा हर्ट कर रही हो, या कुछ भी हम्म। ऐसी चीजें। तो बार बार में ये बात मेरे दिमाग में, दिल में गूंज रही थी कि हमें मत समझाओ, जाके हमारे मम्मी पापा को समझाओ, हमें मत समझाओ, जाके हमारे पेरेंट्स को समझाओ। और मैं इसीलिए, बाकी और भी मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स थी जो जिन्होंने ये बातें सुनी, लेकिन उनको फर्क नहीं पड़ा, उन्होंने हंस के निकाल दिया। लेकिन मुझे उस बात का फर्क पड़ा, क्योंकि वो 20 दिन मेरे सामने फिर से सामने आ गए। वो 20 दिन एक एक सेकंड मेरे सामने आ गए कि क्या हो रहा है, और मेरी जगह अब उनके साथ ये सब हो रहा है। तो जब मुझे इतना बुरा फील हो रहा था, मेरा ऐसा मन कर रहा था कि मैं मर क्यों नहीं जाती, ओहो। और उनके साथ ये सब हो रहा है, तो मतलब क्या होगा, ये मैं, मुझे कुछ करना चाहिए। तो जैसे ऐसा नहीं होता है कि फैमिली का इतना सपोर्ट वगैरह होता है कि हाँ छोटा बच्चा है, उसको कहाँ जाने देंगे, कोई लड़की को तो वैसे ही निकलने नहीं देते थे। तो मैं बहाना बना के मैंने ट्राई किया उनके यहाँ जाने का। पहले बार में मेरे को अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, उन्होंने कुछ गलत सलत बोल के निकाल दिया कि लड़की है, बच्ची है, क्या है, तुम्हारे पापा का नाम बताओ, ये वो करके भेज दिया। हम्म। मैंने एक सेकंड चांस और लिया, मैंने ट्राई किया, कुछ और लोगों को अपने साथ लेके गई, और उसके बाद उनको समझाया, इनडायरेक्टली उनको धमकी भी दी कि आप लोग तो समझदार हो, आप लोग नहीं मानेंगे तो देखो कानून ने, तो मैं तो आपकी शुभ चिंतक हूँ, ठीक है, और आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन कोई औरों को पता चल जाएगा तो आप जुर्म, ये ना चाइल्ड लेबर होता है इसमें, ठीक है। 14 एज से आप कम उम्र के लड़कियों को, लड़कों को बर्डन दोगे, उसको पढ़ने नहीं दोगे, खेलने नहीं दोगे, तो ये चाइल्ड लेबर के अंदर आता है, और इसके अंदर 50,000 रुपए का जुर्माना और 6 महीने की कैद है। 50,000 बहुत बड़ी अमाउंट है विलेज में रहने वाले, खेती करने वाले लोगों के लिए। बिल्कुल सही बात। साल लगभग 6 महीने या साल की फसल बेच के सारा हिसाब करके मुश्किल से कुछ चंद पैसे हाथ में आते हैं, और वो इकट्ठे कर करके 50,000 रुपए बनते हैं। और यदि उनको ऐसा फील हुआ कि यदि हम ये कंटिन्यू रखे और हमने ऐसा किया और बाई चांस ऐसा कुछ हो गया और हमारे ऊपर किसी ने केस कर दिया, तो हमें 50,000 रुपए देने पड़ जाएंगे और 6 महीने की कैद हो जाएगी। तो उन्होंने बोला, उन्होंने सोचा कि मतलब
50,000 रुपए देने से अच्छा तो 2 किताबें खोलने देते हैं, बच्चों को क्या जाता है। हम्म। ठीक है, तो उनके माइंड में पहले क्लियर नहीं था एजुकेशन की वैल्यू क्या है। और दीपांकर, मैं ऐसा नहीं है मेरा कि मेरे को अपना काम चाहिए, मेरे को अपना डाटा चाहिए कंप्लीट, कि हाँ मेरे वाले में तो एक बच्चा ज्यादा बढ़ गया या नहीं, ऐसा नहीं रहता है। जब तक संतुष्टि मुझे ना मिल जाए कि हाँ वो सेफ है और सही तरीके से जिस चीज को खा रहा है उसको पता हो कि वो क्या खा रहा है, बिल्कुल। ठीक है, ब्लाइंड ना हो, वो पट्टी ना बंधी हो कि उसको हम्म। कोई कुछ भी बोल के उसके अंदर कुछ भी मिला के खिला रहा है, ठीक है, उसको हम्म। पता होना चाहिए। तो एजुकेशन की वैल्यू नहीं पता थी, बस वो डर के उन्होंने बोला था कि हम पढ़ने देंगे। लेकिन मैं वहां तक मैं हार मानने वाली नहीं थी, मुझे खुद को दिल में सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ। फिर उसके बाद मैंने क्या क्या किया, आपको पता होगा पीटीएम होती है, ठीक है, हम्म। पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग। उसके अंदर ना विलेज में बहुत ज्यादातर पेरेंट्स नहीं जाते हैं हाँ। पीटीएम अटेंड करने। उनको नहीं पता होता है बच्चों का रिपोर्ट कार्ड बुरा आ रहा है, उनका मार्क्स क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि स्टाइफंड मिल जाता है हर 6 महीने पे, कुछ पैसे मिल जाते हैं। तो हम्म। वो कॉपी पासबुक चेक करवाने तो चले जाएंगे कि पैसे क्यों नहीं आए, लेकिन ये पूछने कभी नहीं जाएंगे कि मेरे बच्चे पढ़ाई में कैसे हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, उनके पेरेंट्स को जो कि कभी स्कूल का फेस नहीं दिखा था पीटीएम के चक्कर में, और उसके बाद मैंने उनको पीटीएम पे इन्वॉल्व किया, उनको मैंने रिक्वेस्ट किया पीटीएम पे आने के लिए। देन उसके बाद क्या होता है ना कि जब आप गांव के लोगों को जानते हो और सब लोगों के बीच में आप बैठे हो, आपका भी टर्न नहीं आया है और आपके सामने दूसरों को बोला जा रहा है, दूसरे लड़कियों के पेरेंट्स को बोला जा रहा है कि आपकी बेटी डॉक्टर बनेगी, आपकी बेटी इंजीनियर बनेगी, टीचर बनेगी, तो एक पापा को ना हर्ट होता है, ठीक है। और जब उसकी बारी आई तब उसको बोला कि तुम्हारी बेटी तो नालायक है, हर सब्जेक्ट में 0, उसको कुछ नहीं आता, ना हिंदी आती ना इंग्लिश आती, इससे अच्छा तो इसका नाम कटवा के घर बैठा दो, ओहो। झाड़ू पोछा करवाओ इससे, कुछ नहीं आता है। तो एक बाप को ना यहाँ तकलीफ हुई, एक जेलस कह सकते हैं दूसरी बच्चियों के उन बच्चियों का ज्यादा हो हम्म। जाएगा, उनका भविष्य को ज्यादा हो जाएगा, कुछ साल बाद वो तो गाड़ियों में आएगी मेरे आंखों के सामने, मेरे रोड से, और मेरी बेटी उसी टाइम पोछा झाड़ू निकाल रही होगी, ठीक है। तो उसने वो इमेजिन किया, तो रियलाइज हुआ उनको, और उन्होंने घर जाके बोला अपनी लड़कियों से कि तुम सबसे पहले स्कूल का काम कंप्लीट करो और उसके बाद तुम थोड़ा बहुत खेलो कूदो, तुम्हारी मम्मी आज के बाद मेरे साथ नहीं जाएगी, ठेका जो हमने जमीन ले रखी है घर पे रहेंगी, और तुम्हारा जब स्कूल का काम भी हो जाए खेलने का भी हो जाए तब थोड़ा तुम्हारा मन करे तो मम्मी की हेल्प करवा देना, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। तो इससे क्या हुआ ना दीपांकर, इससे दोनों चीज हो गई, उनको डर भी हो गया हम्म। कि हाँ ऐसा किया तो ये होगा, उसके बाद वो ऐसा कर रहे हैं तो उनको पता भी चला कि सिर्फ डर की वजह से नहीं, इसकी कुछ पॉजिटिव चीजें भी हैं कि हमें अब क्यों पढ़ाना चाहिए। तो डर का क्या होता है ना, कल को मैं उस गांव में नहीं रहूंगी, ये कुछ ऐसा उनको पता चलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं तो छोड़ देंगे कि वो डर खत्म हो जाएगा मान लो उनका ना। लेकिन कोई पॉजिटिव चीज उनके दिमाग में डाल दो ना, तो फिर वो कोई आए कोई जाए फर्क नहीं पड़ेगा, वो फिर पढ़ाएंगे, अपने आने वाली पीढ़ियों को भी पढ़ाएंगे। तो उससे इतना फर्क पड़ा आरटी एक्ट में, जो लगभग 33% से मुश्किल से पास कर देते थे 8th हम्म। तक, वो मुश्किल से पास होती जा रही थी, कुछ नहीं आता था उसके बावजूद भी उस वो लड़कियां जब उनको पढ़ने का मौका दिया गया तो वो 70% तक क्रॉस करने लग गई। ओहो। सो ये मेरी फर्स्ट अचीवमेंट थी जिससे मेरे को करेज मिला, मैं बहुत मेरे को अच्छा लगा, मेरे दिल को बहुत सुकून मिला। उसके बाद मैंने जब मेरे आसपास देखा, क्योंकि होता है ना जब टीचर्स अटेंडेंस ले रहे होते हैं तो बच्चे जब अब्सेंट होते हैं तो पीछे से बैंक बेंच पे बैठे हुए बच्चे बोल देते हैं जी वो तो खेत में काम करने गई, हम्म। ठीक है, जी वो नहीं आएगी उसकी तो शादी कर रहे हैं, ठीक है। तो वहीं से क्लू मुझे मिलता गया, और उसके बाद मैंने मेरे विलेज में ट्राई किया, मैंने सर्वे किया, एक सीक्रेट टाइप का सर्वे किया, क्योंकि 2 साल तक मेरे पेरेंट्स को नहीं पता था कि मैं क्या कर रही हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और 2 साल तक मैं ऐसी बहाने बना के चलती रही, ये रहता था जब घर आती थी कहीं पापा को पता ना चल गया और बैंड ना बजे, ठीक है, तो बहुत वो रहता था। उसके बाद मैंने लगभग 25 बच्चे मुझे ऐसे मिले, लड़कियां लड़के, जो कि रेगुलर स्कूल नहीं थे, कोई कॉटन प्लगिंग में लगा हुआ था, कोई किसी चीज में, उनको फिर मैंने रेगुलर स्कूल किया उनके पेरेंट्स को समझा के। और इन 25 उस एक बच्चे से स्टार्ट होके आज काफी बच्चों तक पहुंच चुकी है ये जर्नी। तो आपका घर में जब पता चला, कब पता चला घर में? रियल तो ये कह सकते हैं कि उनको थोड़ा थोड़ा आइडिया था, हम्म। ठीक है, थोड़ा थोड़ा आइडिया
मतलब उनको थोड़ा थोड़ा आइडिया पता चला लगभग जब मेरा बेंगलोर में अशोका यूथ वेंचर में सिलेक्शन हुआ ना, जी जी जी। तब फर्स्ट टाइम मेरे साथ मेरे पेरेंट्स नहीं आए थे, बल्कि एक ऑर्गेनाइजेशन है सेव द चिल्ड्रन, उन्हीं के एक उनमें काम करने वाली सुनीता मैम आई मेरे साथ। ठीक है, क्योंकि उन्होंने ही बेंगलोर का के लिए मेरा अप्लाई किया जब उन्होंने मेरा डेडिकेशन और चीजें देखी। ठीक है, तो वहां से भी मुझे ट्रेनिंग्स मिली थी, चाइल्ड राइट्स चैंपियन का टैग मुझे मिला था। हाँ। तो उन्होंने मेरा अप्लाई किया मेरे वहां। मैं शेयर करना चाहूंगी उस टाइम की मेरी थिंकिंग, और वैसा मैंने कभी घर से बाहर नहीं निकली थी, तो मेरे बहुत वो सब चीजें थी। बिल्कुल। क्या हुआ ना, मेरा फॉर्म फिल कर दिया, मुझे इतना आइडिया नहीं था बेंगलोर इसी देश में या दूसरे देश में या पाकिस्तान में, मुझे कोई आइडिया नहीं था। और उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने फॉर्म वगैरह फिल कर दिया था, मैं मेरे नानी जी के यहाँ थी, और मेरे मामा क्योंकि पहले घर पे फोन आया होगा, तब उन्होंने मेरे मामा जी का नंबर दिया इंटरव्यू के लिए। तो मेरे से उन्होंने सौरभ सर, आप तो जानते हो सौरभ सर को, जी जी जी। तो उनका मेरे पास कॉल आया। ठीक है, और मेरे क्या कहते हैं, जैसे उनका मेरे मामा जी के फोन में फोन आया, मुझे लगा कि यहीं के कोई आस पड़ोस में कोई है, या फिर उसी एनजीओ जो सेव द चिल्ड्रन ऑर्गेनाइजेशन थी उसमें से कोई मेरे से जर्नी पूछ रहा है दोबारा। वो पूछते रहते थे, वो पूछ रहा है, तो मैंने अपना बेझिझक होके सारी चीजें मैंने उनको बोल दी। ठीक है, ऐसे हुआ वैसे हुआ, सारी चीजें उनको बता दी। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने वो सौरभ सर थे, मुझे नहीं पता चला था। ठीक है, उसके बाद उन्होंने जब फोन कट करने लगे, तब उन्होंने मुझे बताया कि मैं सौरभ हूँ और बेंगलोर से अशोका यूथ वेंचर के लिए आपको मैंने इंटरव्यू लिया है, और 10-15 दिन बाद में आपको पता चल जाएगा कि आप सिलेक्टेड होते हैं या नहीं। यदि आप सिलेक्ट होते हैं तो आपको बेंगलोर आने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो उन्होंने ये कह के फोन कट कर दिया। ठीक है, तो मैं क्या सोच रही हूँ, मैंने कहा बेंगलोर कहाँ होगा पता नहीं। फिर मैं ये सोच रही हूँ, मैंने कभी ना ट्रैवल नहीं किया था, मतलब मैंने ट्रेन नहीं देखी थी कभी, दूर से देखी थी ट्रेन। तो मेरा मैं ऐसा होता ना कई बार कि जितनी चद्दर उतना ही पैर पसारना चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैं गॉड से विनती कर रही थी। मैंने कहा हे भगवान, मेरी ना यदि कोई कहीं पे भी हो ना, मेरी बस की टिकट मत करवाना, ट्रेन की करवा देना। ठीक है, कि मैं कभी ट्रेन में नहीं चढ़ी, तो मेरे को ट्रेन की टिकट करवा देना। ट्रेन मेरे लिए बहुत बड़ा उस टाइम चीज थी। ठीक है, तो मैंने कहा ट्रेन की टिकट करवा देना, बस की मत करवा देना। ठीक है, तो ऐसा मैं सोच रही थी। तो जब 10-15 डेज बीते और उसके बाद में वो आए मेरे सामने, कहते कि उनको अपने कॉल पे तो जो इंटरव्यू लिया था उन्होंने सिलेक्ट कर लिया है, और इस तारीख की आपका टिकट हो चुका है और आपको जाना है। तो वो हमारे साथ जैसे गई थी, तो उन्होंने जब मुझे टिकट दिखाई तो बोला कि फ्लाइट की टिकट्स है। तो इमेजिन, सीरियसली मैं समझ नहीं पा रही थी। मैंने कहा ये वही वो जहाज होती है फ्लाइट, जो मैं दूर से जब वो ऊपर से जा रही होती है मैं उसको देखती हूँ, टाटा बाय करते जो इतनी सी दिख रही होती है, उसमें बैठेंगे हम। तो इमेजिन कर पा रहे ना वो बचपना, वो चीजें, बिल्कुल वो बिल्कुल। सारी चीजें मैं बता रही हूँ। तो उसमें क्या था ना, मतलब उन्होंने वो सब मुझे बताया कि फ्लाइट, तो फ्लाइट का नाम सुन के मेरा पता नहीं क्या ही हो गया था। मैंने कहा पता नहीं क्या मतलब, अब तो आसमान को छूने वाले हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ कि वो मेरे साथ गए। तो पेरेंट्स को इतना आइडिया नहीं था, उनको ये था कि कोई मैं स्कूल की मॉनिटर हूँ, तो शायद मेरा कोई अच्छा परफॉर्मेंस किया होगा स्कूल के रिगार्डिंग, मेरा कोई सिलेक्शन हुआ है बाहर। ठीक है, तो कोई स्कूल से रिलेटेड कुछ चीजें होगी वहां। तो वो मैं उनके साथ गई, मैंने वर्कशॉप वगैरह अटेंड किया। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस बताती हूँ, वहां पे पहला दिन क्या हुआ कि वो सब लोग ना अंग्रेज बैठे थे वहां, इंग्लिश बोलते थे। मुझे इंग्लिश नहीं आती थी पहले बिल्कुल भी। तो मैंने क्या किया, मतलब मैं बैठी थी, सब लोग इंग्लिश बोल रहे थे, सब इंटरव्यू दे रहे थे। आपको पता होगा कि ऊपर एक रूम में अकेले हाँ बुलाया हाँ जाता है, हाँ। 15 मिनट बोलने का टाइम दिया जाता है, 15 मिनट फिर वो क्वेश्चन आंसरिंग करते हैं। ठीक है, तो मैंने देखा, क्योंकि मैं जब काम करती थी तो मेरे पास फोन वगैरह कुछ नहीं था, मेरे पास कुछ भी ऐसी चीज नहीं थी, ना कोई डॉक्यूमेंट वगैरह था, कुछ नहीं था। मैंने देखा कि सब बच्चे बड़ा बड़ा चार्ट बना के लेके आए हुए हैं, पूरा एल्बम बना रखे उन्होंने फोटोज वगैरह का, सब कुछ उन्होंने उसके अंदर करके पीपीटी तैयार कर रखी है, डॉक्यूमेंट्री बना रखी है। मैंने कहा ये क्या होता है, फिर उन्होंने दिखाया कि इसमें उनकी काम की फोटोज वगैरह थी। मैंने कहा मेरा सिलेक्शन यहाँ नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने मुझे बता दिया था कि यहाँ पे जब इंटरव्यू होगा पैनल डिस्कशन में, फिर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको कंटिन्यू ट्रेनिंग दी जाएगी, अदरवाइज नहीं दी जाएगी। तो मैंने कहा मेरा यहाँ पे तो नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं है प्रूफ।
ठीक है, क्योंकि मैं जब उन लड़कियों के घर पे गई थी तो मुझे थोड़ी पता था सोका यूथ वेंचर में मेरा सिलेक्शन होगा और मुझे ऐसे दिखाना पड़ेगा ना, तो मुझे नहीं पता था। तो फिर मैंने बोला मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन मैं अंदर ही अंदर थैंक यू बोल रही थी। मैंने कहा कोई बात नहीं, भगवान यहाँ तक पहुंचा दिया ना, वही बहुत है मेरे लिए। ठीक है, तो मैं क्या हुआ ना, मेरे ना कोई फ्रेंड नहीं बने थे, मेरे को इंग्लिश नहीं आती थी और हिंदी उनको आती थी, सबको आती है जनरली, कुछ एक दो को छोड़ के, लेकिन वो बोलते नहीं है, इंप्रेशन डाउन हो जाएगा उनको, ऐसा लगता है ना, तो वो नहीं बोलते थे। तो मेरी मुश्किल से एक फ्रेंड बनी वहां पे, और उस फ्रेंड ने क्या किया, मतलब उसको भी हिंदी नहीं आती थी, लेकिन पता नहीं वो क्यों मेरी फ्रेंड बन गई। तो उसके बाद में वो ऐसे ही बैठे थे, तो मैं एक इंग्लिश का सेंटेंस बताना चाहती हूँ, आपको पता चलेगा कि मेरी इंग्लिश वैसे उस टाइम कैसी थी। तो उन्होंने मुझे मेरे को ऐसा बोल के जाना था, स्वीता नाम थी, मैंने कहा मुझे ये बोल के जाना था, तुम बैठो यहाँ, मैं पानी पी कर आ रही हूँ। ठीक है, क्योंकि खड़े हो गया सामने तो पूछेगा ना कहाँ जा रहे हो, तो ऐसे थोड़ी आप फ्रेंड उठ के तुरंत चले जाओगे। तो वो बैठी थी, इसी तरह मैंने उसको बोला, मैंने कहा यू सिटिंग, आई एम गोइंग, पानी पीकर आएंगे। मतलब तुम सोच पा रहे हो, मेरे को इतना एम्बैरेसमेंट हुआ, अब हो रहा है, पहले नहीं, लेकिन मुझे उस टाइम पता चल गया था कि मैंने कुछ सही नहीं बोला है, कुछ गड़बड़ किया है मैंने, लेकिन मैं निकल गई बोल के। ठीक है, ये मेरा इंग्लिश का स्किल था। उसके बाद मेरा क्या हुआ, जब मैं वापस अपने घर रिटर्न हो गई, मैंने सोचा कि चलो वहां तक हो गया, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, मैं क्योंकि एग्जाम दे के आती हूँ तो आपको पता होता है आपके लगभग कितने मार्क्स आएंगे, ठीक है, तो आप कितने पानी में आपको पता होता है। तो उसके बाद क्या होता है कि जब मैं 10-15 दिन बीते, 5-6-7 दिन बीते, तो मैं ऐसे उछल कूद करती, मैं तो भूल ही गई थी अशोका यूथ वेंचर कोई चीज है, क्योंकि जहाँ सिलेक्शन नहीं होने का सोचा था वहां क्यों उसके बारे में सोच के अपने आप को तकलीफ देना ना। तो मम्मी ने मुझे बोला, कहता वहां से कॉल आया है। मैंने कहा हाँ मम्मी मुझे पता है क्या रिजल्ट आया होगा। कहता तुम सिलेक्ट हो गई हो। मैंने कहा अरे वाह, मतलब क्योंकि मैंने उनको भी पैनल डिस्कशन में बोला था, मैंने कहा आई एम रियली सॉरी सर, मेरे को बोलने के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है, ठीक है, आप उम्मीद करेंगे मैं पीपीटी दिखाऊं, डॉक्यूमेंट्री मेरे पास नहीं है, क्योंकि उस टाइम मुझे नहीं पता था कि मुझे फोटो लेके किसी को दिखानी पड़ेगी, ठीक है। तो मेरे पास जो मैंने देखा, क्योंकि वो लोग बहुत महान लोग बैठे होते हैं ना, उनको सब पता होता है कि क्या चीज है क्या नहीं ना, वो पकड़ लेते हैं एक एक चीजें को, तो उनको वो चीज, तो मेरे रियल पूरा जो चीज है वो पूरा एग्जैक्ट A to Z तक पिक्चर मेरे पापा को तब पता चली जब मेरे साथ वो टेड टॉक पे गए, ठीक है, पुणे में जब वो गए, और जब वो नीचे बैठे हुए थे और मैं ऊपर पूरा स्टोरी अपना जर्नी 9 मिनट में बता रही थी, तब मेरे पापा को पता चला कि हो क्या रहा है और चल क्या रहा है, ठीक है। हाँ, और मेरे पापा भी उनमें से एक थे जो स्टैंडिंग ओवेशन मुझे दिया उन्होंने खड़े होके, और तब ना उन्होंने इतनी छूट मेरे को नहीं थी मेरे पेरेंट्स की तरफ से, लेकिन उस टाइम सब लोगों ने आके मेरे पेरेंट्स को बोला कि मेरे पापा को बोला कि आपकी जब लंच ब्रेक था मेरी टेट टॉक के बाद, कि आपकी बेटी बहुत आगे जाएगी, आपके घर में हीरा पैदा हुआ है, इसको कभी भी ऐसा मतलब वो मत करने देना, ये जो करना चाहती है इसको खुले आसमान में उड़ने देना। तो मेरे पापा ने मुझे आके ऐसे खुले आसमान में उड़ने दिया, और उसी से इंस्पायर होके मैंने मेरी एनजीओ का नाम बुलंद उड़ान रखा। बहुत बहुत प्यारा नाम है, और मतलब बहुत 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 प्यारा नाम रखा आपने। तो मुझे एग्जैक्ट मुझे ये जानना था, क्या आपका एनजीओ मतलब क्या क्या काम करते हैं आप लोग? मैंने काफी सारे आप लोगों का काम देखा, तो मुझे एकदम एग्जैक्ट काम चाहिए कि आप लोग क्या क्या काम करते हैं और कैसे काम करते हैं। ओके, बेसिकली क्या हुआ था ना दीपांकर, मैंने सबसे पहले तो ना चाइल्ड लेबर के ऊपर काम स्टार्ट सोचा था, क्योंकि चाइल्ड लेबर मेरे साथ हुआ, मैंने सफर किया, और चाइल्ड लेबर की पहली स्टोरी मैंने सोल्व की। तो मैंने चाइल्ड लेबर ऐसा समझ लो कि एक रोड पे मैंने चाइल्ड लेबर को साफ करने के लिए झाड़ू उठाया, ठीक है, कि जो भी चाइल्ड लेबर के कंकर पत्थर होंगे मैं उनको साफ कर दूंगी। लेकिन क्या हुआ ना, जैसे जैसे मैं थोड़ा थोड़ा एरिया साफ करने लगी, तो आगे मुझे दिखा कि कुछ और कंकर पत्थर पड़े हैं, और उनके ऊपर जब मैंने नाम पढ़ा तो उनके ऊपर किसी के ऊपर चाइल्ड लेबर लिखा हुआ था, किसी के ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट लिखा हुआ था, किसी के ऊपर फीमेल साइड लिखा हुआ था, किसी के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस लिखा हुआ था, किसी के ऊपर कुछ लिखा हुआ था। ये सारी चीजें जब मैंने देखी कि अरे इस रोड पे तो चाइल्ड लेबर के अलावा ये कचरा और भी है, तो इंसान कैसे ट्रेवल करेगा, इन सब चीजों को कैसे सफर करेगा। तो मैंने जहां पे भी मेरे को जो भी पत्थर दिखा, मैंने वहीं से उसको साफ करना स्टार्ट कर दिया, और तब उसी पत्थर को साफ करते करते शपथ ले ली कि मैं ये चीज मैं कहीं पे भी देखूंगी तो मैं मेरे आंखों के सामने कभी नहीं होने दूंगी।
जब मुझे पता चला कि ये चीज हो रही है, मैं ये नहीं कह सकती कि मैं पूरे इंडिया की चाइल्ड मैरिजेस खत्म कर दूंगी, जो कि पॉसिबल हो सकता है, बट इन 2 आंखों से पूरा इंडिया नहीं देख सकती फिलहाल। लेकिन जो भी मेरी आंखों के सामने चीज होगी मैं उसको इग्नोर नहीं करूंगी, ये मैंने प्रॉमिस किया कि जानबूझ के इग्नोर नहीं करूंगी। जिस चीज का मुझे पता चला मैं उसके लिए उसके खिलाफ आवाज उठाऊंगी, गलत के खिलाफ। तो क्या हुआ ना, सबसे पहले जैसे वो हुआ, मैंने चाइल्ड लेबर के केसेस सोल्व किए। चाइल्ड लेबर हमारा जो एनजीओ है वो चाइल्ड लेबर के ऊपर काम करता है, डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर काम करता है, चाइल्ड मैरिज के ऊपर काम करता है, फीमेल पिटिसाइड के ऊपर काम करता है, लेन देन बैन दहेज प्रथा के ऊपर काम करता है। उसके अलावा मेंस्ट्रुअल हाइजीन के ऊपर हम लोगों ने रिसेंटली 1 साल पहले स्टार्ट किया है, उसके ऊपर काम करता है। तो ये बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर, और जो कोरोना वायरस के अंदर 800 लोगों को राशन प्रोवाइड करवाने का भी काम किया। तो ये सारी चीजें कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने 800 से 900 लोगों को राशन प्रोवाइड करवाया। उसके ओहो। अलावा 700 to 800 बच्चों को चाइल्ड लेबर से निकाल के या और किसी चीज में हुए थे उनको वहां से निकाल कर उनको स्कूल में इन्वॉल्व करवाया। और उसके अलावा डोमेस्टिक वायलेंस के बहुत सारे केस सोल्व किए हैं, चाइल्ड मैरिज के 73 केस सोल्व किए हैं, फीमेल और जो सेक्सुअल हरासमेंट के ऊपर 15 केस हम लोगों ने सोल्व किए हैं। और उसके अलावा जितने डोमेस्टिक वायलेंस, हर किसी के लेन देन में, और आपने देखा होगा यदि विलेज में आज भी पर्दा प्रथा चलता है, ठीक है, बहुत आज भी सारे चल रहा विलेज है, अभी में आज भी चल रहे हो। आज भी चलता है। और पर्दा प्रथा लोग उसको संस्कार से जोड़ देते हैं, लेकिन 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद तो हो गया था, लेकिन आज भी उस पर्दे के पीछे औरतें गुलाम है। और ये बहुत कड़वा सच है, लोग नहीं मान रहे हैं इस बात को। वो पर्दा क्यों आया था? क्योंकि लोग परेशान कर रहे थे तब, क्योंकि वो लड़कियों को देख के कि शकल वगैरह सुंदर है तो उसको ले जाते थे, तो छुपाने के लिए कि वो देख ना पाए एक पर्दा किया जाता था। और मुसलमान में तो सिर्फ बहुएं नहीं, बेटियां, माँ, दादी सब बुर्का पहनती है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ अपने समाज में, सोसाइटी में इसको चीज को बदल बदल के क्या कर दिया, उसको सिर्फ बहुएं घूंघट करती है, ठीक है। और कोई किसी से नहीं करवाया जाता, जैसे उसकी शादी होती है आते ही इतना घूंघट उसका निकाल दिया जाता है। उसमें क्या होता है, कोई भी जेठ वगैरह आता है, ससुर आता है, तो भाग के माँ अपने बच्चों को बुलाती है सबसे पहले, चाहे छोटी सी बात पूछा हो, तुरंत भाग के अपने बच्चों को बुलाती है, फिर बोलती है जाओ तुम्हारे ताऊ जी आए हुए हैं, जाके पूछो क्या कह रहे हैं वो। और जब उनसे पूछेंगे कि बेटा तुम्हारे पापा कहाँ हैं, पापा बाहर गए हुए हैं, सिर्फ इतनी बात बोलने के लिए। Recording stopped. अंजू, हेलो, हाँ सुनाई दे रहे? वहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं क्या? हाँ 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 Recording in progress. हाँ। ओके, सो आज भी पर्दे के पीछे रखा जाता है लेडीज को गुलाम बना के, और उसको नाम दे दिया गया है संस्कार का, कि संस्कार से जोड़ दिया गया है। तो उसके खिलाफ मैंने आवाज उठाई। मेरी मम्मी खुद 25 साल से घूंघट करती थी, और उसके बाद जो लास्ट ईयर 8 अक्टूबर 2020 आया, जब मेरा बुलंद उड़ान फाउंडेशन डे था, उस दिन मेरी मम्मी के साथ साथ मैंने बाकी 15 से 20 लेडीज को ऑन स्टेज मैंने उनका घूंघट हमेशा हमेशा के लिए हटा दिया। मैंने देखा था पोस्टर आफ्टर और बिफोर में, मैंने देखा था। हाँ, या सो अभी कितना अच्छा लगता है ना, जब कोई भी आए, ससुर आए कोई, तो मेरी मम्मा को हमें बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती, कुछ भी पूछते हैं वो उनको बता देती है कि हाँ ये चीज है। उसे संस्कार का तो कुछ लेन देन हुआ ही नहीं ना, लेकिन सोसाइटी इसको इस तरीके से देखती है। तो मैं तो बस यही, जो जनता देख रही है, जिनके मम्मी, जो लेडीज घूंघट करती है, या जो हस्बैंड देख रहे हैं उनकी वाइफ घूंघट करती, तो आप एक इनिशिएटिव लीजिए। आपके साथ 7 फेरे लेके आई हैं, तो आपके ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां हैं कि आप उनको थोड़ा सपोर्ट करें,
और आप नहीं करेंगे तो अगले जन्म में आपको नहीं मांगेंगी वो, तो अपना देख लीजिए। बिल्कुल सही बात। तो और एक जन है कि आपका ग्रुप में कितना जन काम करते हैं आपका साथ? मेरे ग्रुप में ऑल ओवर इंडिया से बहुत सारे वॉलेंटियर्स हैं, 1000+ वॉलेंटियर्स हैं। अ, लेकिन काफी कम लोग अभी काम कर रहे हैं और हमारा पूरा प्लानिंग चल रहा है। बहुत सारे लोग काम करना चाहते हैं एज अ वॉलेंटियर बुलंद उड़ान के साथ, तो हमारी मीटिंग्स वगैरह प्लानिंग चल रही है कि उनको साथ किस तरीके से साथ लेके आगे आगे बढ़ा जाए। शायद मैं आज देख रहा था कि आप लोग इंटर्नशिप भी दे रहे हैं। इंटर्नशिप हम दे हाँ। रहे हैं और इंटर्नशिप मेंस्ट्रुअल हाइजीन के ऊपर दे रहे हैं। 1 महीने की इंटर्नशिप होती है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको मासिक धर्म के बारे में, ए से लेके जेड तक, क्योंकि जिन लड़कियों को पता ही नहीं होता हमें क्यों पीरियड्स होते हैं वो सारी उम्र अपने आप को कोसती रहती है। और मतलब एक टाइम वो था कि मैं खुद टू बी वेरी ऑनेस्ट ये सोचती थी कि काश मैं मेरी दादी की उम्र की जल्दी हो जाऊं ताकि पीरियड्स ओवर हो जाएं। लेकिन आप उस चीज को समझोगे नहीं, हमेशा कहोगे कि भगवान तुमने हमें लड़कियों को ही इतने पाप क्यों दे दिए हैं, हम ही क्यों भुगते हैं, प्रेगनेंसी भी हमें ही बच्चा पैदा होगा और पीरियड्स भी हमें ही, सारी चीजें वो कर दिया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ ना कि चीजें जब देखी समझी क्या होता है क्या नहीं, फिर अपने आप ऑटोमेटिक रिस्पेक्ट स्टार्ट हो जाती है खुद के प्रति, चीजों के प्रति। ठीक है, और हर लड़के को भी ये इंटर्नशिप करनी चाहिए ताकि जिनकी मैरिज हो चुकी है वो भी और जिनकी मैरिज नहीं हुई वो भी, ताकि अपनी आने वाली वाइफ को आप रिस्पेक्ट कर सकें। और उन दिनों में जब आपको पता चले कि वो पीरियड्स उनको हो चुके हैं तो आप उन्हें उनका जो बर्डन है काम से वो थोड़ा हल्का करवा के उनकी हेल्प करें। ओके, तो बॉयज के लिए क्या आपने रखा है कि बॉयज भी काम कर सकते हैं? इन बेसिकली एक ऐसी टॉपिक है जिसके बारे में आपको, फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, मान लो मेरे हाथ में दर्द है, ठीक है, अब मुझे पता नहीं है दर्द किस चीज का है, कैसे ठीक होगा, ठीक है, और मेरा कोई, देखो फॉर एग्जाम्पल एक लड़की है और उसके हाथ में दर्द है और उसको नहीं पता ये दर्द किस वजह से हुआ है, उसको क्यों दर्द हो रहा है, उसको नहीं पता इस चीज के बारे में, और उसका हस्बैंड है, उसके हस्बैंड को भी नहीं पता कि ये दर्द क्यों हो रहा है, इसको क्यों नहीं। तो वैसे बेसिकली सोसाइटी की नजर से देखा जाए तो उसके पति को बताने का क्या फायदा, या क्यों बताया जाए, क्योंकि उसकी वाइफ को दर्द हो रहा है ना, उसकी वाइफ को बता दे, ठीक है वो अपने आप केयर करेगी। लेकिन उसकी वाइफ को भी बताना जरूरी है, उसके खुद के बारे में, और उसके हस्बैंड को भी बताना जरूरी है। क्या पता उसका हाथ ऐसे और उसके हस्बैंड का उसके ऊपर हाथ रखा जाए, ठीक है, तो वो भी अवेयर होना चाहिए कि यहाँ उसके दर्द हो रहा है, मैं टच करूंगा तो उसको तकलीफ होगी, मैं मरहम पट्टी करूंगा तो उसको सुकून मिलेगा। तो वही चीज है, ये ऐसा चीज है जो दोनों तरफ को पता होना चाहिए, तभी बेनिफिट करता है, बेनिफिट होता है। सिर्फ लड़कियों को पता होगा कि मूड स्विंग्स क्या होते हैं, सब कुछ क्या होता है, तो उनके हस्बैंड को नहीं पता होगा तो वो यही कहेंगे कि इनका रोज रोज के ड्रामे हैं, ठीक है। और यदि उनके हस्बैंड को भी पता होगा ये क्यों होता है, कैसे होता है, आप उनको कैसे कोऑपरेट करें उन दिनों में, तो उनसे रिस्पेक्ट मिलेगी। यदि एक हस्बैंड इंटर्नशिप लेता है या कोई लड़का इंटर्नशिप लेता है तो उनकी जो वाइफ है उनको बहुत अच्छा फील होगा कि कम से कम ये मेरे को समझ पा रहे हैं। ओके ओके, ठीक है। तो और एक चीज सो इंटर्नशिप फॉर्म ओपन है, इंटर्नशिप का फॉर्म ओपन है, तो कोई इसके डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया जाएगा इंटर्नशिप का। सो कोई भी उसको इंटर्नशिप को अटेंड करना चाहे आप अटेंड कर सकते हैं। एक छोटी सी उसकी फीस रखी गई है 500 महीने का, वो फीस सिर्फ इसलिए रखी गई है क्योंकि आपने सुना हमें कि हम बहुत सारे टॉपिक्स पे बुलंद उड़ान वर्क कर रही है, बहुत सारे बच्चे ऐसे मिल जाते हैं, तो हमारी एनजीओ के अंदर सब स्टूडेंट है, तो ऐसा कुछ वो नहीं होता, तो सब अपना अपना पॉकेट मनी से कैसे करके लोगों की हेल्प करते हैं। तो आप लोगों की इंटर्नशिप भी देंगी, उसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे गेस्ट को भी बुलाया जाएगा ताकि आपको उनसे कुछ सीखने को मिले। टाइम टाइम पे आपको गेस्ट दिया जाएगा, वो बताएंगे आपको चीजें, और आपको टारगेट भी दिए जाएंगे बहुत सारी चीजें करने के लिए। और जो टॉप 3 या टॉप 5 भी निकाले जाएंगे इंटर्न्स, उनको अलग बेनिफिट्स दिए जाएंगे बुलंद उड़ान की तरफ से, बहुत सारे प्रोमिसेस उनको। क्योंकि वैसे तो बेसिकली जब बुलंद उड़ान में कोई एंट्री करता है उनको तो फॉर्म फिल करके बहुत सारे इंटरव्यूज क्लियर करके फिर उनको एंट्री मिलती है, लेकिन यदि टॉप 5 सही तरीके से अटेंड कर लेते तो उनको बिना किसी तरीके से बुलंद उड़ान में डायरेक्ट एंट्री मिल सकती है। ओके, तो मुझे आपसे एक बात पूछना था कि
आपका पढ़ाई भी चल रहा है, तो आप दोनों को कैसे मैनेज करते हैं? क्योंकि आजकल सब बोलते हैं कि पहले पढ़ाई के ऊपर ध्यान दो, फिर दूसरा कुछ करो। सब आजकल वही बोलते हैं, पेरेंट्स तो वही बोलते हैं। तो आप ये दोनों चीज को कैसे मैनेज करते हैं? मुझे ये जानना था। मैनेज करना इतना आसान भी नहीं है, और एक बार जब आप मैनेज करना स्टार्ट कर देते हो तो सीख जाते हो, तो उतना मुश्किल भी नहीं है। बिल्कुल। ठीक है। अब मेरा क्या होता था ना, स्टार्टिंग से मैं मेरी हैबिट बताती हूँ, 6th क्लास से मेरे को दिन में मुझसे पढ़ाई नहीं होती थी। मेरा पूरा दिन मैं खेलने कूदने में, मस्ती करने में बिताती थी, खाने पीने में। मेरी हमेशा ही, मैं एक अलार्म घड़ी रखती थी छोटी सी। उस टाइम फोन वगैरह इतना था नहीं मेरे पास। उस अलार्म घड़ी में मैं 12 बजे के बाद की अलार्म लगाती थी। मैं थोड़ा जल्दी सो जाती थी कि 8 बजे सो गई हूँ या 7 बजे सो गई थी। ठीक है, नींद आ जाती थी, मेरा रूटीन बना हुआ था। ठीक है। और उसके बाद मैं 12 बजे के बाद 1 बजे उठती थी, 1 बजे या 2 बजे। और उसके बाद मैं सुबह 8 बजे तक कंटिन्यू पढ़ती थी। ओहो। और ये मेरा टाइम टेबल बना रहा। और मेरे को कोई भी टेस्ट वगैरह कुछ भी हुआ, हमेशा मैं ऐसा ही रहा। डे टाइम में मैंने वो किया और नाइट में मेरी स्टडी रही। तो जितने भी मेरे को नींद जरूरी है, 6 घंटे 8 घंटे, वो मेरी नींद भी कंप्लीट हुई, मेरा स्टडी भी। रात के टाइम में स्टडी इसलिए बेनिफिशियल रहा क्योंकि रात को सब लोग सो जाते हैं। उस टाइम तो घड़ी के भी टिक टिक की आवाज आती है। तो अब उतना सन्नाटे में आपको पढ़ने का मजा ही कुछ और आता है। डे टाइम में आपका इधर देखने का मन करता है, उधर देखने का मन करता है, और आपके भाई बहन खेल रहे हैं, उनके साथ मस्ती करने का मन करता है। तो वो सारी चीजें नहीं होती, फिर आप पूरा टोटली कंसंट्रेट करके आप स्टडी कर सकते हैं। ओके। मुझे एक चीज, एक स्टोरी याद है। आपने कभी अशोका युद्धवंश में बोले थे कि कोई वॉच का, वो उसका घर में कोई वॉच ही नहीं था। तो आपने ये स्टोरी अगर बताएंगे तो बहुत, मतलब मैं बहुत एक्सपीरियंस रहा उसमें, वो स्टोरी से। ओके। सो क्या हुआ था ना, दीपांकर मेरे क्लासमेट ही था, लड़का राहुल नाम का। तो जैसे उस टाइम मेरे को इतनी चीजों का जैसे पता नहीं था, इन सब चीजों का। तो क्योंकि मैं इन सब चीजों में थोड़ा थोड़ा इन्वॉल्व हो गई थी, मेरे खुद के साथ ये सारी चीजें हुई। तो क्या हुआ था ना, वो डेली कभी भी टाइम पे आता ही नहीं था स्कूल में। उसका क्या रहता था ना, वो हमेशा लेट आता था। कभी ऐसा नहीं था कि हमेशा आधे घंटे लेट आता था, कभी 15 मिनट लेट हो जाता था, कभी घंटा लेट हो जाता था, कभी 10 मिनट लेट हो जाता था। और हमारे स्कूल का ना नियम बना दिया गया था। कुछ दिन तक तो कुछ नहीं बोला गया, कोई लेट आते थे नहीं आते थे। तो प्रिंसिपल चेंज हुआ। तो प्रिंसिपल चेंज होने के बाद ना, कुछ नए नए प्रिंसिपल वगैरह आते हैं ना, तो उनको थोड़ा होता है कि स्ट्रिक्ट रूल वगैरह बनाना होता है, कुछ ऐसी चीजें ना। तो उसमें क्या हुआ, उन्होंने रूल बनाया कि सब टाइम पे स्कूल आएंगे। 1 मिनट भी कोई लेट हुआ ना, तो वो क्लास में 1 घंटा एंट्री नहीं कर सकता। ठीक है। तो ऐसा रूल बना दिया गया था। और वैसे भी क्लास स्टार्ट होने से पहले आधा घंटा पहले ही एक बेल बज जाती है, फर्स्ट बेल, जिसमें असेंबली होती है। ठीक है, प्रार्थना वगैरह सब चीजें होती है स्कूल्स में। तो क्या होता था ना, वो लड़का मैं देखती थी पहले, तो उसको कुछ बोलते नहीं थे क्योंकि पहले ऐसे चलता रहता, कोई भी लेट आ जाता था कुछ भी। तो फिर जब रूल बनाया गया तो सब लोगों ने आना स्टार्ट कर दिया टाइम पे। ठीक है, लेकिन वो कंटिन्यू लेट आ रहा था। ठीक है, कंटिन्यू लेट आ रहा था। तो उसके बाद में जब लेट वो आ रहा था, तो बाद में कभी कितनी मिनट लेट, कभी कितना मिनट, और उसको हैंड रेज करके क्लासरूम के बाहर खड़ा रखते थे। ठीक है। तो ये चीज मेरे को घर से बाहर नहीं पता जाना होता था। गांव में मेरे को पता नहीं था कौन क्या है, इनका घर कहाँ है, कुछ मेरे को आइडिया नहीं था। तो मुझे बस ऐसा लगा कि मुझे इनके पेरेंट्स से बात करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ना लास्ट टाइम सर ने उनको धमकी दे दी थी कि अब कल से तुम लेट आए ना, तुम्हारा नाम काट काट दूंगा मैं। ठीक है, स्कूल से फिर घर बैठना, फिर वहीं रहना, आने की जरूरत ही नहीं है। तो क्या हुआ ना, मैंने सोचा कि अरे क्यों ऐसा करना, उनके यदि पता कर लेती हूँ। मैंने पता किया कि मेरे घर के पिछली गली में ही उनका घर था। तो मेरे को ऐसा हुआ कि मेरे को उनके पेरेंट्स से जाके बात करना चाहिए कि इनको ऐसा ना मतलब हो, और इनको प्लीज टाइम पे स्कूल भेजा करो, कुछ भी दिक्कत है तो। क्योंकि ना ऐसा दिक्कत हो रही है, क्योंकि उसको मुझे लगा कि उसको समझना होता तो वो कब का समझ लेता, क्योंकि रोज उसको ये बात बोली जा रही है। तो जब मैं घर में उसको बहुत सारी बातें, ऐसा होता है ना कि जब हमें किसी को कुछ बात बोलनी होती है, तो वो डिस्टेंस जब ट्रेवल कर रहे होते हैं ना, दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही होती है, मैं ये बोलूंगी, मैं वो बोलूंगी उसको, ये है ना, ऐसा चल रहा होता है। तो मेरे दिमाग में भी ये सब चल रही थी। तो जैसे ही मैं उनके घर पहुंची, मैंने बोला कि इनके मम्मी पापा कहाँ हैं, मुझे तो इनके मम्मी पापा से ही बात करनी है। तो उनकी बहन थी सामने, तो उन्होंने बोला, कहते कि नहीं मुझसे ही बात कर लो। तो मैंने बोला, मैंने बताया ना इनकी मम्मी पापा से मुझे बात करनी है। तब मुझे पता चला कि उसके मम्मी और पापा दोनों ही नहीं है, और वो 3 है फैमिली में, सिर्फ भाई बहन ही, 2 भाई और 1 बहन है। ठीक है,
और उसके बाद जो उसका घर था, मतलब बहुत ही कच्चा घर उनका था। ऐसी छत थी जैसे मतलब बारिश आई तो मतलब बारिश नीचे गिर सकती है, इस टाइप की चीजें थी। मैंने जब नोटिस किया, सारी चीजें मैंने देखी, तो मैं जो बोलने गई थी, जो उन्होंने पूछा बात क्या हुई है, तो उसके बाद मेरा टोटली दिमाग से सब निकल गया कि मैं क्या सोच के गई थी, मुझे क्या बोलना है, क्यों बोलना है। ठीक है, मेरे दिमाग से सब कुछ निकल गया। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने उनको घर देखा। घर पे क्या था ना, एक वॉल क्लॉक टंगी हुई थी, जो ना मतलब ऐसा लग रहा था कि बहुत ही पुरानी है, और कभी इसका जाला नहीं उतारा गया और कभी इसमें सेल नहीं डाला गया, और ये मुझे लगता है कि काफी साल पुरानी है, चलती भी नहीं होगी। ठीक है, तो मुझे कुछ भी नहीं था, मैंने कोई बात नहीं की उनसे। मैं चुपचाप आ गई कि नहीं, मुझे कोई बात नहीं करना। मैं आ गई वापस। मेरे तब ना 5 सितंबर आने वाला था, तो टीचर्स डे होता है, तो हम फ्रेंड्स लोगों ने ना पैसे इकट्ठे करके घड़ी लेके आए थे कि हम लोग ऑफिस में लगाएंगे। ठीक है, तो फिर मेरे दिमाग में आया कि यार उस घड़ी का ना ऑफिस से ज्यादा ना वो उनके घर पे ज्यादा सुंदर लगेगी। ठीक है, तो मैंने क्या किया, वो घड़ी उठाया और उनके घर पे मैं उसी दिन शाम को दे आई, क्योंकि मेरे घर के पीछे ही उनका घर था। मैं उनको दे आई। उसके बाद अगले दिन क्या हुआ, मैंने कुछ नहीं सोचा, मैं सब भूल गई, क्या हो रहा था, क्या मैं सोचा, क्या चीज, जो भी मैं सब भूल गई। उसके बाद क्या हुआ कि अगले दिन क्योंकि वो क्या आता था कि जैसे असेंबली का टाइम भी निकल जाता था, क्लासरूम का भी टाइम निकल जाता था, 10-15 मिनट फिर आता था। ठीक है, तो फिर उस दिन अगले दिन मैंने देखा कि जो सर थे, मतलब मैं वाटर टैंक के पास खड़ी हुई थी, और जो सर थे वो कंटिन्यू एक जगह की तरफ देख रहे हैं, गेट की तरफ। तो मेरा नजर पड़ी उनकी तरफ, मैं देखा अरे सर को क्या हो गया, वो अचानक किसको देख रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो उसके बाद में फिर क्या हुआ, मैंने देखा उन भी वो किस तरफ नजर लगा रहे हैं, तो तब तक असेंबली की रिंग भी नहीं बजी थी। ठीक है, तब तक असेंबली का भी टाइम नहीं हुआ था, और देखा कि वो लड़का स्कूल आ रहा है। ठीक है, ओके। तो मुझे नहीं समझ में आया कि क्या हुआ क्या नहीं। मुझे एक्चुअल में समझ नहीं आया। सर भी देख रहे हैं भी, अरे ये तो इतना ढीठ था। ठीक है, इतना ढीठ, में इसको इतना बोला, 1 महीना 2 महीना हो गया, तो आज आ कैसे रहा। जब मैंने कल इसको बोला कि कल नहीं आओगी तो नाम काट दूंगा, तो उसको ना ऐसे आवाज, कहते इधर आ, ऐसे करके बुला लिया। वो वहां गया तो बोला कि आज कैसे कहता तुम नींदों में हो क्या। ठीक है, अभी तुम्हारा टाइम नहीं हुआ है, अभी वापिस जाओ, जब तुम्हारा टाइम होगा तब आना। ठीक है, वो नहीं बोला, वो नीचे गर्दन करके खड़ा हुआ था। तो उसके बाद में फिर उनसे जब पूछा, कहते तुम आज टाइम पे क्यों आए हो, तुम इतने दिन टाइम पे क्यों नहीं आए थे। ठीक है, तब उसने बोला मैं वहीं खड़ी थी, मुझे नहीं पता था, मैं वहीं चली गई थी, क्योंकि मैं क्लास की मॉनिटर थी, और एक ऐसे बच्चे का सीन, और मैं उससे कल मिल के आई हूँ, तो आपको उत्सुक रहता है ना कि जानो क्या हुआ, क्या है चक्कर, क्या है। तो उसने बोला, नीचे गर्दन कर रखी थी, कि सर कल मेरे पास घड़ी नहीं थी। ठीक है, और मुझे टाइम का पता नहीं चलता था कि टाइम क्या हुआ है। मैं उठता जल्दी था, जब अंधेरा होता था तभी उठता था, लेकिन कभी किसी के यहाँ कोई काम करना होता था, कभी कोई काम करना होता था, कभी दूध, कभी कुछ, और उस चक्कर में जैसे ही मैं नहा धो के रेडी होके जल्दी करने की कोशिश करता था, यहाँ आता था, हमेशा पता चलता था कभी 10 मिनट लेट हो चुका हूँ, कभी 15 मिनट लेट हो चुका हूँ, कभी कितना ही। तो फिर बोला कि छोटी सी बात थी कि तुम्हारे घर में घड़ी नहीं थी, तो तुमने ये बात बताई क्यों नहीं इतने दिन से। मैं बार बार पूछ रहा हूँ, चुप क्यों रहते थे। तो बोला सर आजकल हर घर में, हर कमरे में घड़ी है, हर किसी इंसान के हाथ में घड़ी है। ठीक है, और उसमें मेरे मुश्किल से सर 2-4 दोस्त बने हैं। ठीक है, मैं ये बात क्लासरूम में आपको बोल देता कि मेरे पास घड़ी नहीं थी, तो वो 2-4 फ्रेंड भी है ना सर, वो भी मेरे को गरीब समझ के मेरा साथ छोड़ देते। इसमें मैं कुछ नहीं बोलता था। उनकी टोन अलग थी, वो बता रहा था उस तरीके से ना, एक दिल हिल गया, मतलब रोंगटे खड़े हो गए जिस तरीके से उन्होंने वो बात बोली। ये भले ही बात सुनने में छोटी लग रही है, आज भी आप लोगों को लगता है ऐसा घर होगा जहां घड़ी नहीं होगी। हाँ, आज भी था, पहले था, और उसमें ऐसा हुआ। उसके बाद उस सर को भी रियलाइज हुआ कि यार हम लोग ना, हमें किसी को ना जानने से पहले कि हालात क्या चल रहे हैं, कुछ ना अपना अब चीजें नहीं बोलनी चाहिए। कुछ भी बोलने से पहले ना हमें उस इंसान के हालात देख लेने चाहिए जाके, कि ऐसा क्यों कर रहा है। तो ये वो कहानी थी दीपांकर, जो आपको ही नहीं बल्कि बहुत इंस्पायर किया हर किसी चीज को, बहुत सारी चीजों को। और मतलब सीरियसली वो चीज मेरी लाइफ में भी मुझे बदल के रख दिया, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम लोग ना अपने दिमाग में कुछ और ही सोच रहे होते हैं। 1 महीने तक
उस सर ने, बच्चों ने उसको गालियां दी थी, ठीक है। कहता है ढीठ है, बोलता ही नहीं है, समझता ही नहीं है, टीचर रोज रोज पूछ रहे हैं बताता क्यों नहीं है, गूंगा है क्या, बहरा है क्या, न जाने क्या क्या। वो सिर्फ इस चीज से डर रहा था कि उसके 2-4 फ्रेंड जो बने उनको खो ना दे, और किस मुंह से बताया कि सर मेरे पास घड़ी ही नहीं है हमारे घर में, मुझे टाइम का पता ही नहीं चलता था। तो तो काफी सारे बात सुने आपसे। तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग अभी कुछ हैप्पी वाला बात करें। तो मुझे ये जानना है कि, और बहुत सारा जानना है कि आपको कितना सारा अवार्ड मिला और किन किन से मिले, आप कहाँ कहाँ गया है, ये सब बारे में मुझे जानना ओके, सो लोकल लेवल पे बहुत सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं। लोकल लेवल पे हर कोई फंक्शन होता है तो जरूर हमें इनवाइट किया जाता है, सम्मानित किया जाता है, एज अ गेस्ट, चीफ गेस्ट सम्मानित किया जाता है। और बड़े बड़े अवार्ड्स, कुछ नाम बताऊं बड़े बड़े अवार्ड्स का, तो मेरे को सबसे पहले यूएन अवार्ड मिला था, यूनाइटेड नेशन का वॉलंटियर अवार्ड मुझे मिला था 2018 में। उसके अलावा मुझे यंग चेंज मेकर अवार्ड मिला था 2019 में पटना में। और उसके अलावा फिर 2019 में ही मेरे को आई वॉलंटियर अवार्ड मिला था, वो दिल्ली में मिला था। और उसके अलावा फिर मेरे को एक अवार्ड मिला द हिंदू बिजनेस लाइन यंग चेंज मेकर अवार्ड, जो कि मेरे को जो मनमोहन सिंह से मिला, डॉक्टर मनमोहन सिंह जो कि हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं। है। और जो पहले यूनाइटेड नेशन वाला अवार्ड मिला था वो भी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से मिला था। और उसके अलावा उसके बाद मेरे को बेंगलोर में उद्विकास अवार्ड मिला है, और एक श्री सत्या साई अवार्ड मिला है जिसके अंदर गोल्ड मेडल और चेक मिला था। और उसके अलावा बहुत सारी जगह जैसे कीप मूविंग मूवमेंट में इनवाइट किया एज अ चीफ गेस्ट पुणे में। और उसके अलावा टेडेक्स स्पीकर हूँ, अशोका यूथ वेंचर हूँ, जैसे कि आपको पता है। और इसके अलावा मुझे बहुत सारी जगह पे इनवाइट, अभी जैसे लास्ट टाइम जब वो 2021 में ही इंटरनेशनल विमेंस डे था, तो उस इंटरनेशनल विमेंस डे पे भारत पेट्रोलियम ने जो कि नोएडा में है उनका हेड ऑफिस, वहां पे मुझे एज अ चीफ गेस्ट बुला के, क्योंकि बहुत बड़ा भारत पेट्रोलियम उसके अंदर एज अ चीफ गेस्ट बुलाया गया मुझे, तो एक बहुत बड़ी खुशी की बात थी। वहां बहुत उन्होंने मुझे अवार्ड दिया, उनके हेड के द्वारा मुझे अवार्ड मिला। और उसके अलावा मुझे 2020 में जब विमेंस डे 2020 के विमेंस इंटरनेशनल विमेंस डे पे मुझे डॉक्टर जो हमारे रमेश पोखरियाल जी हैं, अभी तो जो हमारे थोड़े दिन पहले के जो हमारे शिक्षा मंत्री थे भारत के, शिक्षा मंत्री, उन्होंने हमें इनवाइट किया अपने ऑफिस में। बहुत अच्छा टाइम दिया, हमारा एक बहुत ग्रेट टॉकिंग थी उनके साथ, बहुत अच्छी बातचीत हुई। और उसके बाद में मेरे बारे में करंट अफेयर्स में भी आया, आईएएस के एग्जाम्स में भी हमारे बारे में सवाल पूछे गए। सो बहुत सारी अचीवमेंट। और अभी पुणे में अपकमिंग एक प्रोग्राम आने वाला है VEDH का, उसमें एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर मुझे इनवाइट किया जा चुका है। अब अभी लॉकडाउन के अंदर बहुत सारे मीटिंग्स यूनिसेफ के साथ हुई, यूनाइटेड नेशंस के साथ हुई, जिसके अंदर ऑल ओवर वर्ल्ड से कुछ चुनिंदा 10-15 लोग जुड़े हुए थे, जिसके अंदर एक मैं भी थी। तो बहुत सारे अचीवमेंट्स, बहुत सारा प्यार मिल रहा है। और बाकी अचीवमेंट मैं ज्यादा उसको मानती हूँ कि किसी हर दिन एक भी बच्चा बढ़ रहा है, उसके चेहरे पे मुस्कान आ रही है, तो मैं उसको ज्यादा प्रेफर करती हूँ कि वो मेरी अचीवमेंट है। बिल्कुल बिल्कुल और सही बात। दीपंकर, आपको पता है जब मैं मेरे गांव में एक रोड से दूसरे जगह जा रही होती हूँ, जब छोटे छोटे बच्चे, एक कुछ दिन पहले का एक किस्सा है, एक छोटे से बच्चे, वो नहीं था, उसको पता नहीं था, वो यहाँ गांव में आया हुआ था कोई रिलेटिव्स के यहाँ, तो उस बच्चे ने बोला कि ये लड़की कौन है, ठीक है। छोटे से बच्चे ने, मैं एक शॉप पे गई थी उनके किसी बच्चे के, तो एक छोटा सा बच्चा था 3, 3.5, 4 साल का, उसने बोला ये लड़की नहीं है, ये हमारी अंजू दीदी है, हमारी अंजू दीदी है। तो इतना अच्छा लगता है ना जब हम वहां से जा रहे होते हैं, सब बोलते हैं दीदी, अंजू दीदी हाय, अंजू दीदी हाय, ये मतलब इतना अच्छा फीलिंग आता है ना। बस उसी के लिए मैं जी रही हूँ, मैं काम कर रही हूँ उसी के लिए, बस उन बच्चों की मुस्कान देखने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे भी कभी कभी ऐसा लगता है, मैं जब अपना इनोवेशन देता हूँ अपना फैमिली को या किसी को, अपना फैमिली से अपना इनोवेशन से किसी से दूसरा मदद करे, तो वो जो स्माइल होता है मेरे लिए कि हाँ ये मुझे चाहिए था, ये स्माइल मुझे चाहिए था, जो उनका प्रॉब्लम था वो मैं सॉल्व किया कुछ इनोवेशन में। तो आप जैसा एक इनोवेशन देख सकते थे कि वाटर पॉट की डेयर का,
मम्मी मतलब 2-3 किलोमीटर चल के पानी लाते थे, तो मैंने छोटा सा एक डिवाइस बनाया, इजीली पानी ला सकते। तो हम लोग भी वही चाहते हैं कि दूसरों को हैप्पी देना, और मुझे भी अच्छा लगता है अपना इनोवेशन से मैं किसी को खुशी दे सकता हूँ, दे पा रहा हूँ। तो आप जो काम कर रहे हैं, इससे मतलब आप सोच सकते हैं कि इंडिया में बहुत बहुत ऐसा जरूरत है आप लोगों जैसे यूथ। तो बहुत बहुत आप और एक पूछना था छोटा सा आपसे और रिक्वेस्ट कि आजकल जो यूथ है और इंडियन के जो यूथ है, तो उन लोगों को क्या आप मैसेज देना चाहते हैं आपका काम के बारे में? मैं काम के बारे में और मिला के एक ही बात उनको बोलना चाहूंगी कि a hardworking individual can never remains poor. जो एक मेहनत करने वाला इंसान पुअर नहीं रहता है, गरीब नहीं रहता है। ए सेल्फ थिंकर कैन नेवर बी अ सिनफुल। जो सोचने वाला इंसान कभी भी पापी या नहीं हो सकता, कुछ पाप नहीं कर सकती वो, थोड़ी कुछ करने से पहले सोचे तो। ये आप 4 लाइनें हैं, बहुत ही ध्यान से सुनने वाली और समझने वाली है बिल्कुल बिल्कुल कि एक मेहनत करता है इंसान, वो कभी भी गरीब नहीं रहता। अकेला इंसान कभी भी गरीब नहीं रहता, और एक सेल्फ थिंकर करने वाला कभी भी पापी नहीं हो सकता, कुछ गलत नहीं कर सकता। और कहते हैं ना कि कॉन्फ्लिक्ट्स कैन नेवर स्टार्ट इफ पीपल आर क्वाइट। टकराव कभी नहीं हो सकता यदि इंसान शांत है तो। ठीक है, एक इंसान कुछ गलत बोल रहा है, दूसरा इंसान शांत है, तो वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक है, फियर कैन नेवर टीज अ केयरफुल पर्सन। जो डर है ना, वो कभी भी तोड़ नहीं सकता एक केयरफुल पर्सन को। बिल्कुल। तो ये 4 लाइनें हैं, यदि आप चारों गुण आप में है ना, तो जी, दुनिया की कोई ताकत आपको घसीट नहीं सकती, आपको कोई भी ताकत आपको सफल होने से रोक नहीं सकती। थैंक यू थैंक यू और थैंक यू एक सो बात और मच। ये बोलना चाहूंगी, यूथ को यही बोलना चाहूंगी कि अपने लिए सभी जीते हैं। 2% अपनी लाइफ का टाइम दूसरों के लिए जी के देखिए। जितना आपने अपने लिए जिया होगा ना, उससे ज्यादा खुशी वो 2 मिनट में आपको मिलेगी। बिल्कुल 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 सही बात। तो मैं भी मतलब आपसे बहुत मोटिवेशन होता हूँ, कभी कभी आपका वीडियो देखता हूँ और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, मैं खुद में कभी कभी डिप्रेशन में चला जाता हूँ कभी कोई भी चीज़ में, तो आपसे जब बात करता हूँ तो मुझे भी लगता है हाँ, मैं कुछ कर सकता हूँ अपना लाइफ में। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती समय मुझे दिया है और इतना ढेर सारा आपका काम के बारे में और इतने सब ढेर सारा बात किया है। तो थैंक यू सो मच अंजू। Most welcome, Dipankar. Thank you so much for inviting me. थैंक It यू was थैंक यू pleasure. It was great pleasure for me. थैंक यू। Most welcome. Bye, guys. बाय।